हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर आपके बीच में हूँ। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, विद्युत फ्लक्स हम कहते किसे। ठीक है, तो पहले फिजिकली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, तब हम इसकी कैलकुलेशन के लिए इसके फॉर्मूलों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। तो बच्चों, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको मैं यहां पर इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन विद्युत बल रेखाओं के माध्यम से। ठीक है ना। ये तो इससे एक बात क्लियर हो रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर ये यूनिफॉर्म है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म है। क्यों है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये इक्विडिस्टेंट है। ठीक है ना, और पैरेलल है, सब एक ही दिशा में। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। फाइन। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोज हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? वेक्टर ई से। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने सपोज ये कोई सरफेस रखा हुआ है। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल में ये इस प्रकार से इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा। अगर हम इसको 3 डायमेंशनली देखें तो हम इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है ना, ये आपके विद्युत बल रेखा है और इस प्रकार से हमने ये सरफेस यहां पर रखी हुई। ये जो लाइंस हैं ये बेसिकली ऐसे है। ठीक है, और ये सरफेस इस प्रकार से इसमें रखा हुआ है। अब इस सरफेस को हम ऐसे तो बना नहीं सकते यहाँ पर, तो 2 डायमेंशन में हमने सरफेस इस तरह से बनाई हुई है। तो आपके समझने के लिए मैं बता दे रहा हूं कि अगर ये जो है विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत बल रेखा है, तो यहां पर इस प्रकार से ये सरफेस रखी हुई है। इस तरह से ये यहां पर विद्युत बल रेखाएं इससे होकर के गुजर रही है। ठीक है ना, ये हमने यहां पर इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश करी है। फाइन। तो ये जो डायग्राम है, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो हम यहां पर काउंट कर सकते हैं। क्या काउंट कर सकते हैं? कि इसमें से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होकर के जा रही हैं वो आप इसमें से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं 1 2 3। ठीक है, तो यहां पर 3 विद्युत बल रेखाएं इस सरफेस से होकर के जा रही हैं। तो इसी काउंट को, है ना, इसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी संख्या को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। कि किसी सरफेस से होकर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, कितनी विद्युत बल रेखाएं, कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, उसकी जो संख्या होती है उस संख्या को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये समझने की दृष्टि से बहुत आसान है ना। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझ में आ गई। ठीक है, कि भाई किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई सरफेस रखा है, उस सरफेस से होकर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, कितनी विद्युत बल रेखाएं होकर के जा रही हैं, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? उसको हम लोग विद्युत फ्लक्स बोल देंगे। फाइन। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई एक ऐसी चीज तो है नहीं कि कोई वायर जा रहा है हमको दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको दिखाई तो देती नहीं है। फाइन। तो उसको इस प्रकार से काउंट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन के लिए हम बता सकते हैं। भाई अगर कोई हमसे पूछे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? वो विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है ना, ये परिभाषा की दृष्टि से ठीक है। लेकिन अगर हमें काउंट करना है, अगर हमें कैलकुलेट करना है, इस डेफिनेशन से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये हमें विजिबल नहीं है। ये कैसी लाइंस होती है? इमेजिनरी लाइंस होती है, काल्पनिक वक्र होते हैं, तो इनको गिनना तो वैसे भी संभव नहीं है। ठीक है ना, तो फिर इसके हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास क्या सूत्र है? किस सूत्र की मदद से हम लोग इसकी गणना कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं? इसको हम 3 अलग अलग स्थितियों में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 3 अलग अलग केसेज यहां पर मैं ले रहा हूं कि इसके लिए यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए 3 अलग अलग केसेज हम लेकर के चल रहे हैं। पहला केस सिंपलेस्ट है, सबसे सिंपल केस है। सर ये आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या रखा हुआ है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस रखा हुआ है, जैसा मैं अभी आपको दिखा रहा था कि ये सरफेस इस तरह से रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर है ना। तो पहला केस क्या है? पहला केस जब बल रेखाएं, जब बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो सूत्र होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का,
वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? उस स्थिति में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सूत्र होता है E इंटू ए। ई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए क्या है? ये सरफेस का एरिया। यानी हम इसको कैसे दिखा देते हैं? हम इसको सिंबॉलिकली ऐसे दिखाते हैं, फाई ई। फाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फाई रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ठीक है। ई ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है? ए। ठीक है, ये पहला केस हो गया जब जो पृष्ठ है वो इस प्रकार से रखा हुआ है कि बल रेखाएं उससे लंबवत होकर बाहर की ओर निकल रही हैं। तो उस स्थिति में इस पृष्ठ से बद्ध जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा, इस सरफेस से एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी? फाई ई इज इक्वल टू ई ए। ठीक है ना। इससे कुछ चीजें और भी हमें दिखाई दे रही। पहली बात मैं यहाँ पर एक बात ये क्लियर कर दूं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किस तरह की क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि होती है। ठीक है। दूसरी बात जो यहाँ पर समझना जरूरी, हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूले से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, हम इसका मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? हमें ई का मात्रक पता है, हमें ए का मात्रक पता है, तो हम फाई ई की यूनिट भी इससे निकाल सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि मात्रक क्या होगा? मात्रक यानी कि यूनिट। ठीक है, क्या होगी इसकी यूनिट? ई की यूनिट याद कीजिए क्या होती है? ई की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, क्या यूनिट होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो हमने सबसे सिंपल केस लिया, उसका फॉर्मूला अगर हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा? फाई ई इज इक्वल टू ई ए, और यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है कि जो सरफेस हो ऐसे ही रखी हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रही है। ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि आपके पास ये क्या है? ये सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सरफेस ऐसे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है, सरफेस झुका हुआ रखा है। तो इस केस में हम किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, या इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, जरा उसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं ना। सेकंड केस, ये फर्स्ट केस था, और सेकंड केस जब बल रेखाएं तल या पृष्ठ के लंबवत नहीं हैं, तल के लंबवत नहीं है। सेकंड केस, इस स्थिति में क्या हो जाए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, समझ में आई बात? अब हम उस केस की बात कर रहे हैं जिस केस में जो बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के लंबवत नहीं है बल्कि पृष्ठ के साथ किसी कोण पर झुकी हुई हैं। तो इस केस में अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? फाइन, मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये इसमें सरफेस इस प्रकार से रखा हुआ है, ये जो सरफेस है इस प्रकार से रखा हुआ है, झुका हुआ। डायग्राम को साफ बना लेते हैं। इस प्रकार से रखा हुआ है ना, ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। अब अगर हमें कैलकुलेट करना है कि भाई इससे होकर जाने वाला फ्लक्स कितना है ना, तो हमें दिया हुआ है, पता चला हमें ई की वैल्यू दी हुई है कि भाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड में ए एरिया वाला जो एक सरफेस है वो इस तरह से इतने एंगल पर झुका हुआ रखा हुआ है। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या होगा? तो हम क्या काम करते हैं, हम ये जो यहां पर सरफेस है इस सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं।
ये इस पर क्या है, इसके कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल। हम ये कहते हैं कि ये जो यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली हम लोग उसको, जिसकी बात हम यहाँ वेक्टर के रूप में कर रहे हैं, नॉर्मली हम उसको किसके रूप में ट्रीट करते हैं, नॉर्मली हम उसको एज ए स्केलर ट्रीट करते हैं, ठीक है। वो क्या है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां पर हम कहते हैं कि ये जो यहां पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये नॉर्मल यहां पर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। उस वेक्टर को हम कहते हैं एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल वेक्टर। अब क्षेत्रफल वेक्टर है तो उसके साथ दो चीजें इंक्लूड होंगी। एक तो क्या इंक्लूड होगा, एक इंक्लूड होगा उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या इंक्लूड होगा, उसकी डायरेक्शन। तो ये जो यहां पर एरिया वेक्टर है, इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस सरफेस के एरिया के बराबर होता है। मतलब हम इसको दिखा सकते हैं, ये वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना, a, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है उस सरफेस पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल के अलोंग। फाइन, तो ये हो गया यहां पर वेक्टर a, ये वेक्टर a है, इसको हम क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। अब ये देखिए, ये डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन है फील्ड की, और ये डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की। माना इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। तो अब इस केस में इस सरफेस से एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई इनटू, ये जो आपका एरिया वेक्टर है इसका कंपोनेंट किसके अलोंग, इसका कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग, यानी कि a cos थीटा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है इसको लिखने का कि भाई इस केस में जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा वो कितना होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू कंपोनेंट ऑफ एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ई ए कॉस थीटा आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यानी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक है। ये हमारे पास इस स्थिति में किसका फॉर्मूला आ गया, इस केस में हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब हम लोग तीसरे केस के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हम जनरल केस मान करके चलते हैं। जो जनरल केस है, यानी ये जो फॉर्मूला अब निकल करके आएगा, इस फॉर्मूले से हम बाकी के पहले वाले दोनों फॉर्मूले भी ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अभी तक के जो दोनों सूत्र थे, उन दोनों सूत्रों में हम ये मान करके चल रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। अब हम जिस केस की बात कर रहे हैं उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन से शो नहीं करेंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इस प्रकार से, ठीक है ना। आप देख रहे हैं इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की हर जगह पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, और साथ ही साथ इसकी आप देख रहे हैं डेंसिटी यहां पर ज्यादा है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। फाइन, इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आर्बिट्रेरी सरफेस इस तरह से रखी हुई है, ठीक है ना, कोई अनियमित आकृति की एक इस प्रकार का काल्पनिक पृष्ठ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है, और हम इस सरफेस से एसोसिएटेड या इस सरफेस से होकर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको हम समझने की कोशिश यहां पर करते हैं। फाइन, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस को के ऊपर हम एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया, लघु क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं। हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, हम इस पूरे के पूरे सरफेस को अनेक असंख्य छोटे 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 इस प्रकार के जो एरिया हमारे पास एलिमेंट्स है, एरियल एलिमेंट्स है, उसमें डिवाइड कर दे, लघु क्षेत्रफल अवयवों में डिवाइड कर दे रहे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इनमें से एक क्षेत्रफल अवयव से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फाइन, उसके बाद अलग अलग जितने भी इसके ऊपर इस प्रकार के अवयव है उन सबसे होकर जाने वाले विद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट किया जाएगा, और उन सब का क्या कर दिया जाएगा,
टोटल कर दिया जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। फाइन। तो उसी में सबसे पहले हमने एक स्मॉल एरियल एलिमेंट यहां पर लिया। सपोज इसका यहां पर आप देख रहे हैं डायरेक्शन जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो तो ये है, क्योंकि यहां पर जो टेंजेंट खींचा उस टेंजेंट की लाइन ये है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है। और मान लिया कि यहां पर जो हम परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ करते हैं तो ये मान लीजिए परपेंडिकुलर इस तरह का आता है डी। ठीक है। और इन दोनों के बीच का एंगल सपोज कितना है, सपोज दैट एंगल इज थीटा। ठीक है ना। कोण कितना है उसके बीच का, वो कोण थीटा है। अब हम जो फॉर्मूला अब तक हमने पढ़ा उससे हम इस एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स उसको कैलकुलेट करें। सपोज दैट फ्लक्स इज डी फाई ई। वो फ्लक्स कितना है डी फाई ई। तो डी फाई ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब आप इसी तरह के और एलिमेंट लेंगे सबसे होकर जाने वाला फ्लक्स आप कैलकुलेट करेंगे और फाइनली उन सबको आप टोटल कर देंगे। तो जहां पर इस तरह के छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट से इस तरह से जाने वाला फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया अलग अलग और हम उन सबका टोटल करना चाहते हैं तो वहां पर हम उसका क्या करते हैं इंटीग्रेशन। क्या किया जाता है इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन किया जाता है। तो वही हम करने जा रहे हैं। जब हम इस पूरी की पूरी सरफेस से होकर जाने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन ओवर सरफेस ए है ना। ये जो ए क्षेत्रफल वाला सरफेस है इस पर उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। और क्या फॉर्मूला है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला है। पहले के दोनों फॉर्मूले इसी से ऑब्टेन किए जा सकते हैं, इसी से प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर इस वाले केस में मान लें कि पहले वाला हमको एरिया पता है कि एरिया कितना है, अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रखा हुआ है। अगर हम केस नंबर 1 देखें, अगर यदि E बराबर नियतांक, E कांस्टेंट है इसकी वैल्यू। ठीक है। तो फाई E बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर ए और E डी ए कॉस थीटा। तो कितना हो जाएगा, E कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए ओवर ए। तो ये हमने एरिया कितना माना हुआ है, उसका ए माना हुआ है, तो क्या आ जाएगा ई ए कॉस थीटा, यानी कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है। ये दूसरा वाला फॉर्मूला आ गया। और अगर क्या है कि वो फील्ड की जो लाइंस हैं, जो क्षेत्र रेखाएं हैं, अगर वो पृष्ठ के क्या जा रही हैं, वो परपेंडिकुलर जा रही हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री तो फाई ई बराबर ई ए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जनरल फॉर्मूला है और इस जनरल फॉर्मूले से पहले के दोनों फॉर्मूले हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली काउंट क्या करता है, ये काउंट करता है कि किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, उनको काउंट करता है। लेकिन उनको ऐसे फिजिकली काउंट करना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए। तो हमने 3 फॉर्मूले निकाले। अगर सरफेस इस प्रकार से रखी गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई ए। अगर इस प्रकार से रखी गई है कि उस सरफेस पर ड्रॉ किया जाने वाला जो वहां पर परपेंडिकुलर है वो फील्ड की डायरेक्शन के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। और अगर जो फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सरफेस ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो ये फ्लक्स की परिभाषा, फ्लक्स के बारे में हमने जाना कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। ठीक है बच्चों, कितना हुआ। तो बच्चों अभी हम लोगों ने विद्युत फ्लक्स के बारे में जाना था कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम यहां पर लेकर के आए हैं, जिसको हम लोग गॉस थ्योरम या गॉस का नियम हम लोग कहते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले
मैं इसका स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहा हूँ और उस स्टेटमेंट के बाद हम इसको प्रूव करेंगे यहाँ पर कि गॉस की थ्योरम को हम किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार गॉस की थ्योरम का सिर्फ स्टेटमेंट लिखने को भी आता है ना, 2 नंबर में, और कई बार जो है गॉस की थ्योरम का स्टेटमेंट भी आता है और साथ ही साथ इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए भी बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जब से उत्तराखंड बोर्ड में एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है, सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू हुआ है, तब से आप देखें लगातार कई बार ये प्रश्न जो है ये पूछा जा चुका है। गॉस की प्रमेय का प्रश्न, या इसको सिद्ध करने का प्रश्न, या इसके अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं कि गॉस की प्रमेय कहती क्या है, गॉस का नियम क्या है, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो गॉस के नियम का कथन ये है कि किसी भी बंद पृष्ठ, है ना, बंद पृष्ठ से मतलब सपोज ये एक स्पेरिकल सरफेस है जो क्लोज्ड है, इस तरह से पूरी क्लोज्ड है, उसके अंदर कोई कुछ चार्जेज या कोई चार्ज उसके अंदर है, तो उससे जो बाहर निकलने वाला नेट फ्लक्स है वो कितना होगा, इसको कौन बताता है, इसको गॉस की प्रमेय बताती है। गॉस की प्रमेय ये कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से बाहर आने वाला जो फ्लक्स होता है वो उसके भीतर स्थित नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये इसका स्टेटमेंट है ना। अगर हम इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखें, हम ये मान करके चलें कि हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है और उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो Q है। ठीक है, तो उससे जो बाहर आने वाला जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना होगा, उसको लेकर के जो गॉस की थ्योरम है उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो बनता है वो ये निकल करके आता है कि phi E इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q। ठीक है, तो गॉस की थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि किसी भी बंद पृष्ठ से बाहर आने वाला जो फ्लक्स है वो उसके भीतर स्थित नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, नेट आवेश का मतलब क्या है। नेट आवेश का मतलब यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर बहुत सारे आवेश स्थित हो, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, तो जब हम नेट आवेश कहते हैं मतलब उसके भीतर जो आवेश स्थित है उन सभी का बीजीय योग, एल्जेब्रिक सम, ठीक है ना, उसका 1/ε0 टाइम्स ये जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो होता है। फाइन, चलिए अब जो इंपॉर्टेंट है वो है इसकी डेरिवेशन या इसका प्रूफ, जिसको हम लोग कहते हैं उत्पत्ति, है ना, यानी कि इसका प्रूफ, इसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, इसको सिद्ध करने का क्या तरीका है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे पास एक कोई क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, इस क्लोज सरफेस के अंदर ये कोई पॉइंट O है जिस पर प्लस Q चार्ज यहां पर रखा हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, तो होगा क्या, जब प्लस Q चार्ज होगा इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, उन्हीं की काउंट हमको करनी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी होंगी, तो उसको आसानी से कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, वो है गॉस का नियम यानी गॉस की प्रमेय। फाइन, सपोज ये कोई पॉइंट P है इसके सरफेस के ऊपर, ये क्लोज सरफेस की, ये जो आपके पास क्लोज बॉडी, इसके इस सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट P है जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पहले यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये हम पहले ज्ञात करना चाहते हैं। तो मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है O से P तक की, ये डिस्टेंस कितनी है R, और ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर अगर आप E की वैल्यू निकालेंगे तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। अब हमने यहां पर एक एलिमेंट्री एरिया लिया, ठीक है, जो इस पॉइंट P को घेरे हुए है, और सपोज यहां पर जो इसका, जब हमने इस पर नॉर्मल ड्रॉ किया इस पॉइंट P पर, तो नॉर्मल सपोज इस डायरेक्शन में ये dA हो गया यानी एरिया वेक्टर, और ये हो गया वेक्टर E। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्री एरिया हमने लिया है, इस एलिमेंट्री एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कितना फ्लक्स इस एलिमेंट्री एरिया से पास होगा यहां पर, अगर हम उसको निकालें तो d phi E इज इक्वल टू, ठीक है, अभी हमने पढ़ा है ये कितना हो जाएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर D। अगर हम इसको
जो यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिया है, अगर हम इसको खोल के लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। ये हमारे पास ई डी ए कॉस थीटा आ गया। अब ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। इस वैल्यू को हम यहां पर रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये जो डी ए कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर, इसको जरा हम समझते हैं, ये यहां पर किसको बता रहा है, ठीक है। एक तो होता प्लेन एंगल, कि सपोज आपके कोई आर्क है, वो आर्क किसी पॉइंट पर जो एंगल फॉर्म करता है वो प्लेन एंगल कहलाता है, फाइन। अगर आर्क की जगह पर हमारे पास कोई स्मॉल एक सरफेस एरिया है, तो वो किसी पॉइंट पर जो एक 3 डायमेंशनल एंगल वहां पर बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो यहां पर ये जो आपके पास एरिया है, यहां पर जो ये सॉलिड एंगल बना रहा है इस पॉइंट पर, ये जो सॉलिड एंगल है, ये सॉलिड एंगल है डी ओमेगा, ठीक है। और डी ओमेगा किसके बराबर होता है, डी ए कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। परंतु डी ए कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओमेगा। यहां पर डी ओमेगा क्या है, ये सरफेस एरिया, जो एलिमेंट्री सरफेस एरिया आपने लिया हुआ है, यहां पर जो सॉलिड एंगल बना रहा है वो क्या है, डी ओमेगा है। तो यहां पर ये वैल्यू हमने डी ओमेगा की यहां पर रख दी, तो ये हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब ये तो केवल इस एलिमेंट्री एरिया से होकर जाने वाला फ्लक्स है, हमें फ्लक्स निकालना है पूरे इस सरफेस से होकर कितना फ्लक्स जा रहा है, ठीक है ना। तो जब हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस जो क्लोज सरफेस है इसके अलावा हमने इंटीग्रेशन कर दिया, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। इसको हम बाहर ले लें, जो कांस्टेंट है क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट के अराउंड जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है किसकी, सॉलिड एंगल की, ठीक है। जब आप उसको इंटीग्रेट, छोटे छोटे सारे सॉलिड एंगल्स को जब इंटीग्रेट करके निकाल के लाएंगे, तो कितनी होती है, वो होती है 4 पाई। कितनी निकल के आती है, 4 पाई। तो यानी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4 पाई। यानी ये हो गया क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या आ गया आपके पास, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट था गॉस की थ्योरम का, यही था कि फाई ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू। तो वही हमारे पास आ गया, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अगर किसी बंद पृष्ठ के भीतर कोई आवेश स्थित है, तो उसके कारण नेट आवेश क्यू स्थित है, तो उसके कारण जो बाहर की ओर निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है, यही गॉस की प्रमेय है। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें स्टडी करी। हमने कहा सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड हमने जो डिफरेंट फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले, उन 3 फॉर्मूले की बात करी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्मूला, और हमने ये भी देखा कि कैसे हम गॉस थ्योरम को डिराइव कर सकते हैं। कल की क्लास में हम लोग गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट नोट और साथ ही इसके जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं उनकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है।